हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में फीमेल लीड शारो को देखते हैं और शारो येन ग्रुप में क्लीनर की जॉब करती थी और शारो की एज अभी 20 ईयर्स होती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मगर उसकी छोटी सिस्टर सिर्फ 5 साल की थी तो वो उसकी केयर करने के लिए शादी नहीं करती और वो क्योंकि बहुत पुअर थी तो उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी और बेसिक एजुकेशन के साथ उसे येन ग्रुप में क्लीनर की जॉब मिलती है तो वो अपनी सिस्टर को पालने के लिए वही जॉब करने लगती है। और शारो की एज इस टाइम 40 की हो चुकी थी और वो क्योंकि खुद बहुत पुअर थी तो इस पेन को बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि पुअर की लाइफ कैसी होती है, तो वो हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहती थी। और इस टाइम वो कंपनी से स्क्रैप जमा करके बाहर ला रही थी कि बॉक्सेस उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं तो वो बॉटल्स को जमा करने लगती है कि येन ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर चैंग वहाँ आता है तो वो उसकी हेल्प करने लगता है। और मिस्टर चैंग भी ऐसा था कि वो किसी पुअर से नफरत नहीं करता था। और शारो जब देखती है कि उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट उसकी हेल्प कर रहा है तो वो कूल और हैंडसम बंदे को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रही थी क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने किसी रिच को इतना काइंड देखा था। असिस्टेंट चैंग से कहते हैं कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो आप अंदर चले। चैंग चला जाता है तो शारो उसे देखकर सोचती है कि हमारा प्रेसिडेंट बहुत हैंडसम है और अगर ये मुझे 15 ईयर्स पहले मिला होता तो शायद ये मुझे लाइक करने लगता। और चैंग की भी एज इस टाइम 40 ईयर्स तक थी और शारो की हर रोज की रूटीन थी कि वो सारा स्क्रैप जमा करती तो बाहर लाकर एक पुअर लेडी को देती और वो पुअर लेडी सारा दिन कचरा जमा करती थी और उसे सेल करके उससे गुजारा करती थी। शारो उसे बॉक्सेस पकड़ाती है तो कहती है कि आज बहुत ठंड हो रही है तो आप जल्दी घर जाएं। तो वो लेडी पूछती है कि तुम आज इतनी खुश क्यों हो, और उस लेडी ने उसे प्रेजेंट कराते देख लिया था और उसे शायद यही लग रहा था कि वो उसे पसंद करने लगी है तो इस कारण वो बहुत खुश हो रही है। मगर शारो से बताती है कि आज मेरी सिस्टर की शादी है तो इस कारण मैं बहुत खुश हूँ और फिर उसे स्वीट्स का पैकेट देती है और कहती है कि मेरी सिस्टर के लिए प्रेयर करना, मुझे आज बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। वो वहाँ से चली जाती है तो वो लेडी कहती है कि तुम नहीं जानती कि ये शादी ब्लेसिंग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर्ज है और तुम इस डिजास्टर से बच नहीं पाओगे। और शारो नहीं जानती थी कि वो जिस लेडी की हर रोज हेल्प करती है वो लेडी मैजिक जानती है, इसलिए वो उसका फ्यूचर देख सकती थी। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ऑफिस टाइम फिनिश होता है तो शारो जल्दी जल्दी घर जाने लगती है। मैनेजर उसे कहता है कि पहले तुम विंडो साफ करो तो फिर तुम घर जा सकती हो। शारो बोलती है कि आज मेरी सिस्टर की शादी है तो मुझे जल्दी जाना है और आप नेक्स्ट शिफ्ट से बोले वो ये काम कर देंगे। मैनेजर कहते हैं कि काम वो नहीं करेंगे बल्कि ये काम तुम करोगी और कहते हैं कि अगर हेवन का किंग भी आकर मुझे बोले कि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम विंडो साफ किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। शारो विंडो साफ करने लगती है तभी धड़ाम से कोई चीज नीचे गिरती है और जैसे वो मुड़कर देखती है तो वहाँ बहुत से लोग जमा हो चुके थे और शारो वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ क्या हुआ तो वहाँ उसकी सिस्टर संजू थी और उसने शादी की ड्रेस पहनी हुई थी। वो वहीं बैठती है तो रोने लगती है और फिर रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और इसे हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प करो, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। और सब लोग बातें करने लगते हैं कि संजू के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। शारो अकेली अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे सॉरी कर लेती है और साथ ही बताती है कि तुम्हारी सिस्टर 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी। शारो को संजू के बॉयफ्रेंड युआन पर बहुत गुस्सा आता है तो रोते उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और युआन इस टाइम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था और ये लड़की येन ग्रुप के प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। चैंजी से पूछती है कि कौन लड़की तुम्हें कॉल कर रही थी तो युआन उसे कहता है कि वो कोई पागल लड़की थी, तुम उसकी बात को दिल पर ना लो। और शारो पहले तो रोती रहती है और फिर अपनी सिस्टर की पिक्चर लेती है तो येन को अपनी युआन के पास आती है। वो उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को चीट किया और अगर तुम्हें उसे शादी नहीं करना थी तो तुमने उसे सपने क्यों दिखाए और उसे एंगेजमेंट क्यों की। तो युआन उसे कहता है कि मैंने उसे एंगेजमेंट नहीं की थी और ना ही मैंने कभी उसे बोला कि मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम्हारी सिस्टर ही मेरे लिए पागल थी तो मैं उसे रोक नहीं सका। तो चैंजी उसे कहती है कि मैं युआन की फियांसी हूँ और तुम्हारी सिस्टर ये बात जान गई थी और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत पुअर थी और वो बहुत चीप थी और वो युआन के साथ सूट नहीं करती थी। शारो युआन से कहती है कि पहले तुमने मेरी सिस्टर के साथ शादी फिक्स की और फिर तुमने शादी की सारी अरेंजमेंट करवाई और जब शादी होने वाली थी तो तुम्हें येन ग्रुप में इंटर्नशिप मिल गई और यहाँ आते ही तुम्हें चैंजी मिल गई तो तुमने मेरी सिस्टर को छोड़ दिया और कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरी सिस्टर को मारा है तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। चैंजी गार्ड्स को बुलाती है तो गार्ड्स उसे बहुत मारते हैं और फ्लैशबैक में देखते हैं कि संजू बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनकर शारो के लिए कुछ गिफ्ट लाती है तो शारो से कहती है कि तुम इतने पैसे वेस्ट न किया करो। तो संजू से कहती है कि तुम मेरी इकलौती सिस्टर हो तो जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शारो युआन से कहती है कि तुमने 2 लोगों की लाइफ ले ली और तुम ऑलरेडी जानते थे कि वो प्रेग्नेंट थी। युआन कहते हैं कि मुझे क्या पता कि वो बेबी किसका था और सब लोग युआन की बातें सुनते हैं तो शारो को बहुत नफरत से देखते हैं।
सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शारो सोचती है कि हम लोग पुअर हैं तो क्या हमें जस्टिस नहीं मिल सकता और क्या हर कोई हमें बुली कर सकता है और उसके साथ इतना बुरा होता है, मगर कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता और शारो इस वर्ल्ड में अब अकेली रह जाती है। तो वो सोचती है कि मेरी एज इतनी ज्यादा है कि कोई भी मेरे साथ शादी नहीं करेगा और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो वो सोचती है कि मुझे अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के पास जाना है। वो जंप करती है तो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो बैगर लेडी उसके पास आती है। वो उसे ऐसी कंडीशन में देखती है तो उसे एक मेडिसिन पिलाती है और कहती है कि इससे ना सिर्फ तुम्हें नई लाइफ मिलेगी बल्कि तुम्हारी यूथ और तुम्हारी ब्यूटी वापस आ जाएगी। और फिर साथ ही ब्लेसिंग देती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम अपनी लाइफ में हासिल करो। और वो लेडी वहाँ से जा रही थी कि प्रेसिडेंट की कार वहाँ आ रही थी तो कार रुक जाती है। तो चैंग अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ। तो ड्राइवर उसे बताता है कि सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग बाहर आते हैं तो बहुत से लोग वहाँ जमा थे। चैंग जाकर शारो को चेक करता है तो वो अभी तक सांस ले रही थी और जैसे वो उसके कान के पीछे बर्थ मार्क देखता है तो उसे याद आता है कि 16 साल पहले एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी और उसे लग रहा था कि ये लड़की वही है। तो वो कहता है कि एम्बुलेंस बुलाओ। बैगर लेडी दूर से सब कुछ देख रही थी तो वो शारो के लिए विश मांगती है कि जिन्होंने तुम्हें रुलाया तुम भी उन्हें रुलाना, क्योंकि जस्टिस का बदला जस्टिस है और इनजस्टिस का बदला इनजस्टिस। और चैंग शारो को हॉस्पिटल आता है तो जैसे वो जाती है तो हैरान रह जाती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और वो अपने हाथों को देखती है ताकि खुद को विश्वास दिलाए कि वो जिंदा है कि नहीं। और वो अपने हाथों को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसके हाथ यंग नजर आ रहे थे। और जैसे वो जाकर मिरर को देखती है तो वो बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी जैसे वो 20 इयर्स की एज में थी। वो खुशी से नाचने लगती है कि मुझे फिर से नई लाइफ मिल गई। और जब वो बाहर आती है तो चैंग उसके सामने खड़ा था। तो वो सोचते है कि 16 साल पहले जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी उसका फेस बिल्कुल इस लड़की जैसा था, मगर सोचते है कि वो मेरी एज की थी मगर ये मुझसे कम एज की है। और शारो उसे देखकर सोचती है कि ये यन ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो मतलब ये कि ये चैंजी का भाई है। और सिस्टर से कहते हैं कि तुमने हमारी कंपनी की क्लीनर की ड्रेस पहनी हुई थी और पूछते हैं कि यन कंपनी के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्योंकि कंपनी में हमें तुम्हारा रिकॉर्ड कोई नहीं मिला। और कंपनी में क्योंकि जो उसकी पिक्चर थी वहाँ वो बहुत एज की लगती थी, मगर अब क्योंकि वो बिल्कुल यंग लग रही थी तो कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो सोचती है कि अगर मैंने बता दिया कि मैं वहाँ क्लीनर की जॉब करती थी तो युआन और चैंजी दोनों मुझे मार देंगे और उसे कोई और बहाना नहीं सोचता। तो वो कहती है कि मुझे कुछ याद ही नहीं। चैंग वहाँ डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनका सर बुरी तरह हिट हुआ है तो शायद इन्हें कुछ याद नहीं। और शारो भी गिरने का नाटक करती है तो चैंग उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर उसे अपने घर लाते हैं। तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं आती तुम यहाँ रह सकती हो। वो अपनी मेड को बोलता है तो मेड उसे उसके लिए मेड की ड्रेस ला देता है। चैंग उसे कहते हैं कि तुम मेरे घर मेड की जॉब करोगी और फिर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है। वो नाम बोलते है तो चैंग उसे कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम शारो है। और वो हैरान हो जाती है कि वो उसका रियल नाम कैसे जानता था। चैंग उसे बताता है कि स्टेयर से ऊपर जाओ तो फर्स्ट वाला रूम तुम्हारा ही है। वो वहाँ से चली जाती है तो चैंग सोचते है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ कि मैं इस लड़की को देखकर सोच रहा हूँ कि ये शारो है। और शारो उसके घर में मेड की जॉब करने लगती है, मगर चैंग के सारे काम वो खुद अपने हाथों से करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसकी सिस्टर से बदला लेना है तो सिर्फ चैंग ही उसकी हेल्प कर सकता है। चैंग उसे कहते हैं कि खाना बनाने के लिए कुक है तो तुम इतने काम ना किया करो, मगर शारो कहती है कि मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। और वो उसे बहुत प्यार से खाना सर्व कर रही थी तभी चैंजी और युआन वहाँ आते हैं। तो चैंजी अपने भाई से कहती है कि मुझे ये नई मेड पसंद नहीं, आप इसे घर से निकाल दे। तो चैंग कहते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि युआन उसे काम करते देखते हैं तो उसके पास आकर कहते हैं कि क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहती हो। शारो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। युआन कहते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है और कहते हैं कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बहुत मोहब्बत करता था। तभी चैंजी वहाँ आती है तो युआन भागकर अपने फोन से खेलने लगते हैं, मगर चैंजी समझ आती है कि वो मेड के क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। और युआन शारो के हाथ में एक नोट पकड़ाता है जिस पर लिखा हुआ था कि रात को 12 बजे स्टडी में मुझसे मिलने आना। और शारो रात को 12 बजे नाइफ लेकर स्टडी में जाती है और उधर युआन वाइन में एक ड्रैग मिला रहा था। और जैसे शारो अंदर जाती है तो वो उसे होल्ड कर लेते हैं। चैंजी लाइट ऑन कर देती है तो कहती है कि क्या तुम मेरे फियांसे को मुझसे छीनने आई हो। शारो कहती है कि आपने मुझे गलत समझा। और युआन चैंजी को क्लियर करते हैं कि मैंने समझा कि यहाँ तुम आई हो तो मैंने इसी कारण इसे होल्ड कर लिया। और फिर कहते हैं कि हम मिलकर इसे लेसन सिखाते हैं। वो लोग उसे ड्रग वाली वाइन पिलाते हैं तो चैंजी अपने शेफ को बुलाती है और कहती है कि अब से ये लड़की तुम्हारी है। और शेफ उसे बुली करने लगते हैं तो शाओ उसे हर्ट करने लगती है, मगर शेफ उसके हाथ से नाइफ पकड़ लेते हैं और शारो के हाथ एक एशरे लग जाता है
तो वो उसके हिसार को हिच करती है और बाहर भाग जाती है। और चैंग घर आ रहा था तो वो बहुत ड्रंक था और फ्लैशबैक में देखती है कि एक कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ जबरदस्ती कॉपरेशन करना चाहता था, मगर प्राइस वो कम देना चाहता था और इस काम के लिए वो एक लड़की को यूज करता है और चैंग को वाइन में ड्रग पिला कर देता है और लड़की को बोलता है कि इसे फ्रेम करना और कॉन्ट्रैक्ट पर इससे साइन करवा लेना, मगर चैंग वहाँ से भाग आता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंग शारो को सीड्यूस करने लगते हैं और जब दोनों मॉर्निंग में जागते हैं तो एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। शारो से कहती है कि मुझे ड्रग दी गई थी, तो चैंग भी उसे बताता है कि मुझे भी ड्रग दी गई थी और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तो चैंग कहते हैं कि मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। शारो पहले मना कर देती है और फिर सोचती है कि अगर मेरी शादी चैंग से हो जाए तो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊंगी, तो मेरी पोजीशन युआन से स्ट्रॉन्ग होगी, इस तरह मैं उससे बदला ले सकती हूँ। तो वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और जैसे वो नीचे आती है तो चैंजी को लग रहा था कि उसके प्लान ने काम किया। वो उसे कहती है कि तुम ट्रैश हो तो तुम हमारे घर क्या कर रही हो। शारो कहती है कि मैं अपने लवर के साथ इस घर में ही रहूंगी। युआन उसे कहते हैं कि अच्छा है कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो तुम दोनों साथ खुश रहोगे। शारो ओके बोलती है तो चैंजी कहती है कि तुम बहुत बेशर्म हो और वो गार्ड्स को वहाँ बुलाती है और कहती है कि इसे धक्के देकर यहाँ से निकालो। चैंग वहाँ आता है तो वो कहते हैं कि किस में हिम्मत है कि इसे टच भी करे। युआन कहते हैं कि इसका किसी के साथ अफेयर है तो इन दोनों को घर से निकाल फेंकते हैं। तो चैंग उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालोगे। चैंजी कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं और कहती है कि ये बहुत बुरी लड़की है। तो चैंग उसे कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। शारो उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। वो चैंग की तरफ देखती है तो चैंग कहते हैं कि मैंने जो बोला है मैं वही करूँगा और फिर उन दोनों को बताता है कि ये अब से मेड नहीं बल्कि ये मेरी वाइफ है। और शारो चैंग के रेडी होने में हेल्प कर रही थी तो वो पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो चैंग उससे कहते हैं कि चैंजी की शादी होने वाली है तो वो इस घर से चली जाएगी और इस घर को किसी की जरूरत है तो तुम मुझसे शादी करो तो इस घर को संभालो। तो शारो सोचती है कि मेरे लिए ये सब नया है मगर मुझे इस सब की जरूरत है, तो वो शादी के लिए मान जाती है। और चैंजी की क्योंकि शादी होने वाली थी तो चैंग शारो के लिए भी ड्रेस लेने जाता है और शारो अपने लिए एक ड्रेस पसंद करती है, मगर जैसे वो प्राइस देखती है तो चैंग से कहती है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं। चैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें ड्रेस पसंद नहीं आई, तो शारो से बताती है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। चैंग उस पर बहुत हंसता है तो कहते हैं कि तुम प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ हो तो जो चाहो खरीद सकती हो, और वो ड्रेस पसंद करने में उसकी हेल्प कर रहा था। और शारो जैसी रेड ड्रेस पहन कर आती है तो चैंग को वो ड्रेस बहुत पसंद आती है, तो वो सोचता है कि अगर शारो ये ड्रेस पहनती तो वो कैसी लगती, और सोचते है कि उसने मेरी जान बचाई तो मैं उसे रीपे नहीं कर सका। और फिर वो शारो को देखकर सोचते है कि शायद मेरी फेट में था कि मैं उसे खुशी नहीं दे पाया तो इस लड़की को खुशी दूं। और शारो जैसे ड्रेस सेलेक्ट करके बाहर आती है तो चैंजी उसे कहती है कि शादी मेरी है तो ड्रेस लेने तुम क्यों आई हो। चैंग उसे कहते हैं कि तुम रिस्पेक्ट से बात करो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। चैंजी कहती है कि मैं और जुआन दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर ये एक मेड है तो ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। तो शारो से कहती है कि कल एंगेजमेंट पार्टी में पता चलेगा कि किसकी फैमिली रिच है और किसकी पुअर, और कल मैं तुम्हारे इन लॉ से मिलूंगी। और फिर जैसे ही पार्टी स्टार्ट होती है तो चैंजी बहुत प्राउड फील करती है और सब गेस्ट को बता रही थी कि युआन स्कॉलर फैमिली से बिलोंग करता है और उसका डैड प्रोफेसर है। और युआन भी बहुत प्राउड फील कर रहा था और वो किसी कपल को फेक पेरेंट्स बनाकर साथ लाया था, मगर शारो की सिस्टर क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी तो वो उसकी रियलिटी जानती थी और वो जानती थी कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और उसकी मॉम ने उसे बहुत मुश्किल से पाला था। और शारो जानती थी कि उसकी मॉम कहाँ रहती है तो उसने पहले ही उसकी मॉम को बता दिया था। और फिर जैसे युआन की मॉम वहाँ आती है तो वो वहाँ बहुत तमाशा करने लगती है और वो 2 चिकन साथ लाई थी तो कहती है कि मैं अपने बेटे और बहू की नजर उतारूंगी। युआन से कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मॉम रोने लगती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं और मैं तुम्हारी मदर हूँ। शारो बहुत इनोसेंट बनकर युआन से पूछती है कि तुम्हारी मॉम ये वाली है या फिर वो वाली। युआन गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस लेडी को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो। उसकी मॉम वहीं बैठ जाती है तो रोने लगती है और कहती है कि देखो मेरा बेटा शादी कर रहा है तो मुझे पहचान नहीं रहा, और कहती है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। चैंजी युआन से पूछती है कि ये सब क्या है, मगर शारो उसे पहले ही बोल पड़ती है कि ये इसकी रियल मॉम है। युआन को डाउट होने लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है, तो वो कहता है कि इसे तुमने बुलाया। वो उसे हिट करने लगते हैं तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, तो शारो बहुत खुश हो जाती है कि चैंग उसे सपोर्ट कर रहा है। चैंग उसे कहते हैं कि मैंने अभी ये अनाउंस नहीं किया कि मैं अपनी सिस्टर की शादी तुमसे करूंगा और तुम मेरी विमल पर हाथ उठा रहे हो। और फिर उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा।
और पूछता है कि बताओ कि ये लेडी कौन है। तो जुआन उसे बता देते हैं कि यही मेरी रियल मदर है। सब गेस्ट चैंजी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम किसी पुअर से शादी कर रही हो और देखो कि तुम्हारी मदर इन लॉ कैसी है। चैंजी बहुत गुस्से में आती है तो जुआन को स्लैप करती है। मॉम को बहुत गुस्सा आता है तो वो चैंजी की बात पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को बुली क्यों किया। शौरो सोचती है कि अभी ये तो स्टार्ट है, आगे देखना कि मैं क्या करती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे जुआन की मॉम कॉम्प्लेक्स के बाहर तमाशा करती है कि चैंजी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और बताओ कि मैं अब कहाँ जाऊँ। जुआन को कंपनी से निकाल दिया जाता है तो शौरा बहुत खुश हो रही थी और वो अपनी सिस्टर की ग्रेव पर जाती है तो बताती है कि जुआन की जॉब चली गई और उसकी एंगेजमेंट टूट गई, मगर जो कुछ उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया मैं उस सबका बदला लूंगी। और जब वो घर जाती है तो चैंजी अपने भाई से कह रही थी कि इस जिले से अच्छा है कि मैं मार ही जाऊँ। शौरो वहाँ आती है तो वो उसे बार बार स्लैप करती है। चैंजी उसे कहती है कि तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। शौरो से कहती है कि तुम एक थप्पड़ की पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती तो क्या मरने की पेन सह लोगी। तो चैंग अपनी सिस्टर से कहता है कि इसने तुम्हें लेसन सिखाया है, तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, और वार्न करता है कि फिर ऐसा ना करना। और फिर शौरो से कहता है कि तुमने जब चैंजी को स्लैप किया तो मैंने नोट किया कि तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा था, और बताओ कि इसके पीछे क्या रीजन है। शौरो से कहती है कि उसने मुझे ड्रग देकर फ्रेम किया क्योंकि मैं पुअर हूँ, तो क्या मैं इस बात पर गुस्सा भी नहीं कर सकती। और कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने बुरा किया है तो मैं यहाँ से चली जाती। तो चैंग सोचता है कि मैं सालों से शौरो का वेट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल वैसी ही लगती है तो मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकती। तो शौरो सोचती है कि मैंने अपनी यूथ लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो मुझे इसके साथ रहना है। और चैंग क्योंकि उससे मोहब्बत करने लगा था तो वो उसकी बहुत केयर करता था और वो उसके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाता है। तो चैंजी उन्हें खुश देखकर बहुत जेलस हो रही थी। तो वो सोचती है कि जब मेरा ब्रेकअप हो गया तो शौरो खुश नहीं रह सकती। और चैंग को कॉम्प्टी की पार्टी में जाना था तो वो उसके लिए एक्सपेंसिव ड्रेस मंगवाता है और फिर एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है और कहते हैं कि पार्टी में तुम मेरे साथ जा रही हो और आज मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी फियांसी हो। और वो उसे अपने साथ पार्टी में लाता है। तो जब अनाउंस करता है कि ये मेरी फियांसी है तो सब उसे देखकर इम्प्रेस हो रहे थे और सबको यही लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। चैंग का अंकल जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था वो कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुमने एंगेजमेंट कर ली। तो चैंग अंकल ली से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा कि आपको बताना इम्पोर्टेंट है। तो अंकल ली उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में था और चैंजी की फ्रेंड ऑलरेडी जानती थी कि ये लड़की उसकी यहाँ मेड थी। तो वो उसका मजाक उड़ाती है कि क्या तुम्हारे भाई को एक मेड मिली थी और क्या उसे कोई और लड़की नहीं मिली कि वो उससे शादी करता। अंकल इस शौरो को ह्यूमिलेट करना चाहता था तो कहते हैं कि तुम पुअर हो तो हमारी फैमिली की बहू बनना डिजर्व नहीं करती। और शौरो जानती थी कि अंकल ली जैन फैमिली का नाजायज बेटा था तो वो कहती है कि चाहे मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ मगर मेरे पेरेंट्स ने शादी की थी और मैं किसी की नाजायज बेटी नहीं। अंकल ली को बहुत गुस्सा आता है तो सोचते है कि मैं चैंग को इसके साथ खुश नहीं रहने दे सकता और चैंग को किसी से मिलना था तो वो बाहर चला जाता है और चैंजी को चांस मिल जाता है तो वो जेलस होती है तो उस पर वाइन गिराती है और कहती है कि तुम एक मेड हो तो इसे धोकर इसके स्टेन निकाल लेना। शौरो उस पर सॉस गिराती है और कहती है कि मैं एक मेड हूँ तो मैं जानती हूँ कि सॉस के दाग नहीं निकलते। चैंजी की एक फ्रेंड शौरो को हर्ट करने लगती है तो शौरो उसे हर्ट करती है। असिस्टेंट और चैंग उन दोनों को देख रहे थे। असिस्टेंट कहते हैं कि आप इन्हें जाकर रोके। चैंग कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रही है तो वो बहुत रिलैक्स होकर किसी को कॉल करने बाहर चला जाता है। और पार्टी फिनिश हो जाती है तो शौरो वहाँ एक क्लीनर को देखती है और ये लेडी जिसका नाम वैंग था वो शौरो के साथ ही क्लीनर की जॉब करती थी और जॉब करते हुए वैंग शौरो के साथ बहुत काइंड थी और जब कभी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वैंग उसकी हर काम में हेल्प करती थी। शौरो उसके पास जाती है तो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुमने आज एक्स्ट्रा काम किया तो तुम्हें उसके पैसे नहीं मिले। वैंग पहले मना कर देती है मगर जब शौरो उसे इंसिस्ट करती है तो वो पैसे ले लेती है और कहती है कि आप बाकी रिच लोगों से बहुत डिफरेंट है। शौरो से कहती है कि हम सब ह्यूमंस हैं तो हम किसी का हक नहीं रख सकते। वैंग उसे कहती है कि मेरी एक कॉलीग थी उसका नाम भी शौरो था और वो तुम्हारे तरह बिल्कुल काइंड थी और कहती है कि उसकी सिस्टर जुआन को पसंद करती थी मगर यन फैमिली की बेटी चैंजी को जुआन पसंद आ गया तो उन दोनों ने मिलकर उस लड़की को मार दिया और कहती है कि यन फैमिली बहुत बुरी है तो आप उससे बचकर रहना। शौरो से कहती है कि अगर आप यन फैमिली को जानती है तो आप ये भी जानती है कि चैंग उन सबसे डिफरेंट है। तो वैंग उसे कहती है कि यन फैमिली में कुछ न कुछ चलता रहता है और मिस्टर चैंग का अंकल उन्हें मारना चाहता था और कहती है कि अभी भी मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने किसी को बोला था कि जैसे ही चैंग बाहर जाए तो उसे हिट करके मार देना। शौरो भागती हुई बाहर जाती है और देखती है कि एक कार चैंग को हिट करने वाली थी। वो उसे जाकर पुश करती है तो दोनों नीचे गिर जाते हैं और चैंग को उसकी फिक्र हो रही थी
मगर श्योरो चैंग के लिए फिक्रमंद हो रही थी और वो लोग घर जाते हैं तो श्योरो चैंग के हाथ पे बैंडेज कर रही थी। चैंग उसे बताते हैं कि कंपनी में मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैं नहीं जानता कि मुझे किसने हर्ट किया। तो श्योरो से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चैंग उसे अपने साथ कंपनी लाता है तो सबको बताता है कि ये मेरी फियांसी है और अब से ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। और श्योरो ने चैंग को बता दिया था कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मारने की कोशिश की। चैंग मीटिंग बुलाता है तो फिर अंकल ली के ड्राइवर को वहाँ बुलाता है और कहते हैं कि कल रात आपने मुझे मारने की कोशिश की। अंकल ली कहते हैं कि ये बात झूठ है। चैंग कहते हैं कि इसे पुलिस के पास भेजते हैं तो वो लोग खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। तभी चैंग का ग्रैंडपा जुआन और चैंजी के साथ वहाँ आता है क्योंकि उन्हें चैंजी ने खुद बुलाया था। ग्रैंडपा चैंग से कहते हैं कि मैं चैंजी की शादी जुआन से कर रहा हूँ और फिर कहते हैं कि तुमने इस लड़की श्योरो के कारण सारी कंपनी बर्बाद कर ली, इसलिए मैं इसे कंपनी से निकाल रहा हूँ। जुआन आगे आकर श्योरो को हिट करने लगते हैं तो चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना है तो तुम यन फैमिली को छोड़कर चले जाओ। और श्योरो जानती थी कि उसका पर्पस सिर्फ बदला लेना है मगर वो चैंग को इस सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी। तो वो कहती है कि मैं पैसों के कारण इसके साथ ही, अगर आप मुझे कंपनसेशन दे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चैंग उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है मगर श्योरो उसकी तरफ नहीं देखती। ग्रैंडपा उसे 100 मिलियन का बैंक कार्ड देता है तो श्योरो कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। मगर श्योरो जहाँ कहीं जा रही थी चैंग हर जगह उसे फॉलो कर रहा था और श्योरो खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर लेती है तो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बाहर जाती है और कॉन्ट्रैक्टर देखते हैं कि वो लड़की अकेली है तो वो उसे वाइन पिलाता है और लड़की समझ को उसे बुली करने लगती है मगर श्योरो उसे हिट करती है तो बाहर आ जाती है और चैंग सब कुछ देख रहा था। वो उसके पीछे बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी के साथ काम करना चाहती हो तो तुम यंग कंपनी वापस आ जाओ और मेरी कंपनी के साथ मिलकर काम करो। श्योरो से कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। चैंग से कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे तुम्हारी हर बात से मतलब है। श्योरो कहती है कि मैंने स्टार्ट ही से तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। चैंग कहते हैं कि ये झूठ है। श्योरो कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे इसलिए थी कि मुझे पैसे चाहिए थे और पैसे मुझे मिल गए तो अब हम लोग नहीं मिलेंगे। और चैंग को लग रहा था कि वो सच बोल रही है तो वो डिसार्डो को वहाँ से चला जाता है और श्योरो सोचती है कि सॉरी, मैं अपनी नफरत में तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकती। और चैंग अपने ऑफिस जाते हैं तो वो बहुत टेंशन में था और वो बार बार पेपर पर कुछ लिखता था और फाड़ कर फेंकता जा रहा था और असिस्टेंट सुबह से गंद उठाते उठाते थक जाता है। और जब वो बाहर जाते हैं तो वैंग को देखकर कहते हैं कि ऑफिस इतना गंदा हो रहा है तो तुम जाकर सफाई क्यों नहीं करती। तो वैंग उससे कहती है कि हमें 3 माह से सैलरी नहीं मिली तो कोई भी क्लीनर काम नहीं करेगा और कहती है कि एक नई कंपनी स्टार्ट हुई है तो सब वर्कर उनके साथ काम करने जा रहे हैं। असिस्टेंट जाकर चैंग को बताता है कि 3 माह से क्लीनर्स को सैलरी नहीं मिली तो वो एक नई कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो चैंग कहता है कि पता लगाओ कि सब क्लीनर कहाँ जॉब कर रहे हैं। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो एक नई कंपनी का नाम बताता है और बताता है कि जिन क्लीनर्स को अपनी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कंपनी उन सबको हायर कर लेती है। चैंग कहता है कि मेरी उससे मीटिंग अरेंज करवाओ और उधर ग्रैंडपा जुआन को बुलाता है तो कहते हैं कि तुम सैलरी के इंचार्ज थे तो तुमने क्लीनर्स को सैलरी क्यों नहीं दी। वो कुछ नहीं बोलता तो ग्रैंडपा बहुत गुस्से में आ रहा था। जब श्योरो वहाँ आती है तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम भिखारी यहाँ क्यों आई हो। तो श्योरो कहती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है तो मैं उससे मिलने आई हूँ और बताती है कि जिस कंपनी की ऑनर के साथ आप मीटिंग करना चाहते थे वो मैं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि तुम तो एक क्लीनर हो। श्योरो कहती है कि जो पैसे आपने मुझे दिए थे मैंने उनसे एक कंपनी स्टार्ट की। जुआन उसे हार्ट करने लगता है कि चैंग वहाँ आता है और कहते हैं कि अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। और वो श्योरो को बाहर लाता है तो श्योरो से कहती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कि मैंने तुम्हारे सारे वर्कर ले लिए। तो चैंग से कहते हैं कि तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चैंग युआन से पूछती है कि सैलरी के पैसे कहाँ गए। तो वो कहते हैं कि तुमने एक नेकलेस पसंद किया था तो उसे खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने वर्कर को सैलरी नहीं दी। तो चैंजी कहती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। युआन से कहते हैं कि अगर हम लोग श्योरो को मार दे तो सारा प्रॉब्लम जड़ से फिनिश हो जाएगा। वो दोनों उसे किडनैप करते हैं तो चैंजी श्योरो को बहुत हार्ट करती है और फिर युआन से कहती है कि तुम खुद इससे डील करो। वो वहाँ से चली जाती है तो युआन श्योरो को अपने साथ लाता है और कहते हैं कि अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। श्योरो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है मगर वहाँ सारे केमिकल की बॉटल खुली छोड़ती है तो बाहर आ जाती है और युआन से कहती है कि तुम भी फ्रेश होकर आओ। और जैसे युआन वॉशरूम जाते हैं तो वो वॉशरूम को लॉक कर देती है और केमिकल की स्मेल से युआन की कंडीशन खराब होने लगती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि चैंग अपने सिस्टर से कहता है कि श्योरो ने युआन को एक्सपोज कर दिया तो वो उसे हार्ट जरूर करेगा और बोलता है कि उसकी लोकेशन ट्रेस करो। और युआन का सेलफोन उसके पास आ तो वो अपने लोगों को कॉल करता है तो वो उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। वो उसे वॉशरूम से निकाल लेते हैं
और फिर शौर्य को बुली करने लगते हैं। चैंग उन सबको हर्ट करते हैं तो शौर्य को बचा लेता है और फिर युआन की एक टांग तोड़ देता है और वार्न करते हैं कि अगर फिर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शौर्य बेहोश हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल आता है और शौर्य सो रही थी कि वो सपने में संजू को बुलाती है तो बहुत शाउट करने लगती है और वो डर कर उठ जाती है। तो चैंगू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना पास याद आ गया। शौर्य बहुत हैरान होती है तो चैंगू से बताता है कि तुम सपने में संजू को बुला रही थी और कहते हैं कि युआन भी उसी लड़की का नाम ले रहा था और क्या तुम युआन को ऑलरेडी जानती हो। तो शौर्य सोचती है कि मैं इसे अभी सच नहीं बता सकती। तो वो कहती है कि मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी सिस्टर और युआन दोनों मेरी सिस्टर को फोर्स कर रहे थे कि वो जंप करे। तो चैंग कहते हैं कि मेरी सिस्टर इनोसेंट है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और कहते हैं कि ये सिर्फ एक सपना था। तो शौर्य सोचती है कि वो इसकी सिस्टर है तो ये हमेशा अपनी सिस्टर को ही प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। और शौर्य चैंग की कंपनी के साथ काम करने लगती है और चैंग को क्योंकि ये बात पता चल गई थी कि चैंग जी ने शौर्य को बुली करवाया था तो वो उसे पनिश करता है कि उसकी कंपनी में क्लीनर की जॉब करे। चैंग जी को बहुत गुस्सा आता है कि शौर्य के कारण उसका भाई उसे ऐसे काम करवा रहा है और जब वो देखती है कि चैंग जी अपना काम नहीं कर रही तो वो उसे कहती है कि तुम जाकर टॉयलेट साफ करो। तो चैंग जी को मजबूरी में टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं मगर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो हॉस्पिटल युआन के पास जाती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो और उसे बताती है कि शौर्य ने भाई को सब कुछ बता दिया है और भाई ने मुझे पनिश किया है कि मैं टॉयलेट साफ करूं। युआन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा और उसे चीज करते हैं कि तुम्हारे पास से बू आ रही है तो तुम दूर हटो। चैंग जी को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे हिट करके नीचे गिराती है। तभी युआन की मॉम आती है तो वो उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे की टांग टूट गई तो तुम मुझसे शादी करो और इसे इस तरह से रीपे करो। चैंग जी कहती है कि आपका बेटा डिसेबल हो चुका है तो मैं इसे शादी नहीं करूंगी। तो युआन उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं हम दोनों की पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और तुम्हारा भाई भी तुम्हें ऑन नहीं करेगा तो तुम कहाँ जाओगी। और फिर हम देखते हैं कि चैंग सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि युआन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी कि नहीं और सिस्टर उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देते हैं तो कहता है कि युआन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और उन दोनों की शादी होने वाली थी कि आपकी सिस्टर को युआन से मोहब्बत होगी और युआन ने आपकी सिस्टर के कारण उस लड़की को चीट किया और वो लड़की क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने अपनी जान दे दी। चैंग कहते हैं कि मैं ही अपनी सिस्टर को अच्छे से टीच नहीं कर सका और फिर कहते हैं कि पता लगाओ कि उसकी फैमिली में और कौन कौन है, हम लोग उन्हें कॉम्पनसेशन देंगे। असिस्टेंट कहते हैं कि आप दूसरा पेज देखें, उस पर संजू की सिस्टर की पिक्चर है क्योंकि संजू को अपनी सिस्टर के अलावा इस वर्ल्ड में कोई नहीं था। और चैंग पिक्चर देखने लगता है कि शौर्य उसके लिए खाना लाती है और वो सिस्टर को वहाँ से भेज देती है और चैंग भी मजे से खाना खाने लगता है तो वो सारा मैटर भूल जाता है। अंकल उन दोनों को साथ पूछ देखता है तो ग्रैंडपा को कॉल करके कंपनी बुलाता है। ग्रैंडपा वहाँ आते हैं तो अंकल ली कहते हैं कि शौर्य ने कंपनी के एनवायरनमेंट खराब कर दी है और चैंग कोई भी काम ढंग से कर नहीं पा रहा। ग्रैंडपा चैंग के ऑफिस जाने लगते हैं कि उनका बहुत स्लिप होता है कि क्लीनर वैन उन्हें बचा लेती है और ग्रैंडपा पहली नजर में उसे देखते हैं तो उसे वो लेडी बहुत पसंद आती है और वैन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं था तो ग्रैंडपा उसे शादी कर लेते हैं और ग्रैंडपा वैन से मिलकर बहुत खुश था तो वो सारी फैमिली को डिनर के लिए बुलाते हैं। ग्रैंडपा अपनी शादी के बारे में सबको बताता है तो शौर्य वैन को देखकर बहुत खुश हो रही थी जबकि अंकल ली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि ये हमारी कंपनी में क्लीनर थी तो ये हमारी स्टेप मॉम नहीं बन सकती। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम इसे अपनी मॉम नहीं मानते तो तुम घर से निकल जाओ और शौर्य वैन को अकेले देखती है तो कहती है कि क्या तुमने अपनी खुशी से शादी की थी। वैन कहती है कि क्या आपको बुरा लग रहा है। शौर्य कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है और मोहब्बत चाहे किसी भी एज में मिले, हमें मोहब्बत करनी चाहिए। वैंग को उसकी बात से बहुत खुशी होती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी और वैंग तो ऑलरेडी जानती थी कि अंकल ली की इंटेंशन कैसी है। वो उसे घर से निकालना चाहती थी तो वो मिस्टर येन से कहती है कि आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, आपको डेली एक्सरसाइज की जरूरत है तो आप ली वाले रूम में जिम सेट करें। ग्रैंडपा को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ली को बताता है तो ली बहुत गुस्से में आता है तो वो प्लेट वैंग की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये आइडिया आपको इसी ने दिया होगा। ग्रैंडपा को गुस्सा आता है तो वो ली को घर से निकाल देता है। चैंग और शौर्य वहाँ आते हैं तो चैंग शौर्य से कहते हैं कि मैं इसे सालों से घर से निकाल नहीं सका और देखो कि तुमने एक ही दिन में इसे घर से निकाल दिया। ली कहता है कि तुम दोनों मेड से मिलकर मुझे घर से निकाल दिया, मैं तुम दोनों खुश नहीं रहने दूंगा। वो जाकर युआन से मिलता है तो युआन कहते हैं कि अगर आप मेरी शादी चैंग जी से करवाएं
तो मैं उन दोनों मेड को घर से निकाल दूंगा। वो अंकल ली को पिक्चर्स देते हैं तो अंकल ली वो पिक्चर्स लाकर ग्रैंडपा को दिखाता है और कहते हैं कि अगर हमने चैंजी की शादी जुआन से ना की तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। चैंजी कहते हैं कि मैं उसकी सेवा से शादी नहीं करूंगी और चैंग उसकी बात नहीं मानता तो वो शौर्य की मिन्नतें करती है कि मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाऊंगी मगर तुम मेरी शादी रुकवाओ। शौर्य सोचती है कि अच्छा है कि तुम्हारी लाइफ मिजरेबल हो क्योंकि तुम दूसरों को खुश देखना पसंद नहीं करती, तो अच्छा है कि तुम सारी लाइफ दुखी रहो। और फिर हम देखते हैं कि चैंजी और जुआन शादी के लिए आते हैं तो चैंजी की फ्रेंड उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो पुअर होने के साथ साथ क्रिपल भी है। चैंजी को जुआन पर गुस्सा आता है तो वो उसे स्लैप करती है। जुआन उसे स्लैप करते हैं और फिर शौर्य से कहते हैं कि तुम लोग जाकर हमारे घर की सेटिंग करो। जुआन और अंकल ली ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, तो जैसे ही वैंग और शौर्य उनके लिए रूम सेट करने जाती हैं तो कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। ली और जुआन वहाँ आते हैं तो अंकल ली कहते हैं कि इन दोनों को दूर ले जाओ और मार कर फेंक दो। तभी चैंग गार्ड के साथ वहाँ आता है तो शौर्य उन दोनों को बताती है कि हम पहले से जानते थे कि तुम लोग कुछ करने वाले हो और हम लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि जैसा तुम लोग कहोगे हम लोग करते जाएंगे और इस तरह हम लोगों ने तुम लोगों को ट्रैप किया। चैंजी अपने भाई से कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं युआन से शादी नहीं करूंगी। युआन और उसकी मॉम दोनों उसे पकड़ लेते हैं तो मॉम कहती है कि अगर तुमने आज मेरे बेटे से शादी न की तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। शौर्य चैंजी को बचाने के लिए आगे जाती है और युआन को हिट करती है। युआन नीचे गिर जाते हैं, तभी एक पॉट उसके सर के ऊपर लगता है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है तो वो चैंजी पर अटैक करने लगती है और चैंजी के हाथ में नाइफ थी तो वो एक्सीडेंटली उन्हें लग जाती है तो युआन की मॉम की भी डेथ हो जाती है। चैंजी को पुलिस लेने आती है तो वो शौर्य से पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों था। तो शौर्य कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम जेल में रहकर पनिश काटो। और फिर वो अपनी सिस्टर की ग्रेव पर जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। और वो वहाँ से जानने लगती है कि उसे फील होता है कि वहाँ कोई है और वो मुड़कर देखती है तो वहाँ चैंग था। वो उसके पास आता है तो पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसकी ग्रेव पर तुम आई थी। शौर्य कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती और मुझे पता चला कि ये युआन की एक्स गर्लफ्रेंड है तो मैं इसे रिस्पेक्ट देने आई। चैंग उसे पेपर सिखाकर कहते हैं कि संजू युआन की गर्लफ्रेंड थी और उसकी सिस्टर मेरी कंपनी में क्लीनर की जॉब करती थी और जैसे संजू की डेथ हुई तो उसकी सिस्टर भी डिसअपेयर हो गई और पूछता है कि क्या तुम उसकी सिस्टर हो और संजू का बदला लेने के लिए मेरे क्लोज हुए। शौर्य कन्फेस कर लेती है कि मुझे सब कुछ याद था और वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि वो फिर से यंग कैसे होगी। तो वो कहती है कि मैं शौर्य की फ्रेंड थी और मुझे पता चला कि युआन के कारण उन दोनों सिस्टर्स की डेथ हो गई तो मैं उनकी मौत का बदला लेने आई थी। और कहती है कि हम दोनों के रास्ते अब से सेपरेट हैं और बोलती है कि सब कुछ ओवर हो गया। मगर चैंग उससे कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत का रिलेशन कभी भी खत्म नहीं होता। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।